नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दोपहर के 2 बज रहे हैं और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, ये 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। सबसे ज्यादा नजर अगर कहीं पर है तो वो पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प है। 294 विधानसभा की सीटें और पिछले विधानसभा के चुनावों में 211 सीटों पर जीत हासिल की थी ममता बनर्जी ने। 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी से मुख्य मुकाबला ये देखिए, पुदुचेरी में 30 सीटें, असम में 126 सीटें, तमिलनाडु में एआईएडीएमके की सरकार है। मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है। डीएमके एआईएडीएमके के बीच में 234 सीटें, केरल में कुल 140 सीटें और यहां पर मुकाबला यूडीएफ वर्सेस एलडीएफ का है। तो ये वो 5 जगह जहां के लिए तारीखों का ऐलान होने वाला है, जिसमें से 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। आपको बता दें 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर नजर पश्चिम बंगाल पर इसलिए होगी क्योंकि वहां पर लगातार हिंसा की खबरें आ रही है। कितने चरणों में चुनाव होगा ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त मोहित दुबे, न्यूज नेशन संवाददाता, और जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहित, क्या जानकारी आ रही है? खास तौर पर सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर, कितने चरणों में वहां चुनाव हो सकता है? देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। 5 राज्यों में हालांकि विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सबकी नज़र पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर है कि कितने चरणों में होगा, किस रूप में होगा, क्या प्रारूप होगा, किस तरीके से चुनाव आयोग ये चुनाव कराने वाला है। आपको बताते चलें कि 7 चरणों में, पिछला जो विधानसभा चुनाव 2016 में हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। इस बार उम्मीद ये की जा रही है, जो हमको सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, जो सूत्र हमें संकेत दे रहे हैं, उसके मुताबिक 7 से ज़्यादा चरणों में इस बार विधानसभा चुनाव होगा। तो 4:30 बजे के बाद किस रूप में, किस तरीके से चुनाव होगा, ये साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये साफ हो जाएगा। जाहिर तौर पर अगर हम 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वहां राजनीतिक जो सियासी पार्टियां हैं वो जरूर, उनमें उथल पुथल मच गई है कि क्या होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से संबंधित बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। ममता ने टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे के लिए ये बैठक बुलाई गई है। शाम 5 बजे अभिषेक बनर्जी बैठक में मौजूद रहेंगे, प्रशांत किशोर बैठक में मौजूद रहेंगे, जितने भी टीएमसी के बड़े नेता हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के, वो बैठक में मौजूद रहेंगे और उनकी नजर रहेगी 4:30 बजे इलेक्शन कमीशन की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कि क्या ऐलान होता है और उसके बाद आगे की रणनीति टीएमसी तय करेगी कि कैसे उन्हें आगे बढ़ना है। कोलकाता में आपको बता दें, ममता बनर्जी के घर पर यह बैठक बुलाई गई है। टीएमसी का चैलेंज एक्शन में ममता आ गई है। उधर बीजेपी का मिशन बंगाल लगातार जारी है और कद्दावर नेताओं का, बीजेपी के कद्दावर नेताओं का के दौरे लगातार चल रहे हैं। स्मृति ईरानी पश्चिम बंगाल में है, राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल में है, कल ही जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिम बंगाल में है और लगातार पिछले कई सालों से कैलाश विजयवर्गीय लगातार पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी हैं, जिन्होंने कमान संभाली हुई है। उधर ओवैसी की भी एंट्री हो गई है पश्चिम बंगाल के चुनावों में और सीधे तौर पर ओवैसी की एंट्री का असर सीधे ममता बनर्जी पर पड़ने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति ममता बनर्जी करती आई हैं। बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने न्यूज नेशन से खास बातचीत की है और खास बातचीत में कहा है कि बंगाल में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। और हाईवे चुनाव आयोग करेगा, लेकिन सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर हैं। ऐसे में क्या पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा? इस पर बातचीत करने के लिए राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं। सर, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है, क्या बंगाल में आप लोग कमल खिला पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प पश्चिम बंगाल में नहीं रह गया है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल की कला, साहित्य, संस्कृति सहित वहाँ की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया है, जिस प्रकार की घोर सांप्रदायिक राजनीति के द्वारा उन्होंने भारत के संवैधानिक व्यवस्था पर हमला किया है, उससे वहाँ की जनता उब चुकी है। और पश्चिम बंगाल की जनता ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और ममता तीनों के प्रयोग को देखा है। अब अंत में विकल्प उसके पास भारतीय जनता पार्टी का है। बंगाल में 2 लहर चल रहा है, एक तो भगवा लहर, दूसरा मोदी लहर। मुझे लगता है इन दोनों लहरों के सामने ममता बनर्जी टिक नहीं पाएंगी और यह उन्हें ध्वस्त करने में कामयाब होगा। राकेश जी, बीजेपी का जो प्लान साउथ है, अगर 5 राज्यों की बात करें जिनका अनाउंसमेंट आज होने जा रहा है, असम को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी साउथ में नहीं है। तमिलनाडु और केरल पर किस तरीके से उम्मीदें हैं आपको, क्योंकि वहाँ पर भी पार्टी लगातार मेहनत कर रही है?
देखिए, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत हस्तक्षेप करेगी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन आधार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जो विचार और नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है उसका विकल्प तमिलनाडु में नहीं है। इसलिए तमिलनाडु के चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी एक हस्तक्षेप के रूप में उभरेगी। साथ साथ पुडुचेरी में हमारा मजबूत हस्तक्षेप होगा, हम सरकार बनाने की स्थिति तक पहुँचेंगे। असम में भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से अपनी सीटों को और अब मत प्रतिशत को बढ़ाने में कामयाब होगी। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ये लहर पूरे देश में को भगवामय करने में समर्थवान है और इन 5 राज्यों में भी आज वो भगवा लहर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए मिशन 200 रखा है और हर नेता हर रैली में मिशन 200 का जिक्र जरूर करता है। तापस सेन गुप्ता, न्यूज नेशन संवाददाता, सीधे हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। तापस के पास चलते हैं। तापस, राजनीतिक हलचल इस वक्त तेज हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है 2016 और ये 2021 बहुत अलग है। पिछली बार टीएमसी वर्सेस कांग्रेस प्लस लेफ्ट था, इस बार टीएमसी वर्सेस बीजेपी है। जी ज़रूर, अगर 2016 के साथ 2021 का तुलना की जाए तो वहाँ तृणमूल कांग्रेस को 211 सीट मिली थी और बीजेपी को सिर्फ 3। और इस बार बीजेपी मेन ऑपोजिशन के तौर पर पश्चिम बंगाल में ये चुनाव में उतर रही है। और अगर आप लेफ्ट और कांग्रेस की बात करें, उन्हें भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि लेफ्ट कांग्रेस इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में रह सकते हैं। तो उस सब वो देखा जाएगा कि बाद में अगर हंग असेंबली होता है तो क्या वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ जाते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आज जब ये 4:30 बजे इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब डेट्स को डिक्लेयर किया जाएगा, उसके तुरंत बाद तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो एक कोर कमेटी के साथ अपनी मीटिंग करेंगे और मूलतः आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैंडिडेट्स कौन होंगे, उम्मीदवार क्या होगा, कौन कौन होंगे, किस तरह से उनको चुना जाएगा, इन चीजों को लेकर, तमाम चीजों को लेकर एक बैठक बहुत अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, बैठक बहुत अहम है। और जादुई आंकड़ा जो 148 का है वो किसे मिलेगा? टीएमसी को मिलेगा या फिर बीजेपी को मिलेगा? और क्या किंग मेकर की भूमिका में वाकई में कांग्रेस और लेफ्ट खड़ी हो पाएंगी? इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बंगाल में बीजेपी का कमल खिलेगा। स्मृति ईरानी ने कहा। स्मृति ईरानी आपको बता दें कि आज पश्चिम बंगाल में ही है, रोड शो कर रही है, हिंसा की खबरें बताती है ममता सरकार का मिजाज आखिर क्या है। स्मृति ईरानी ने तंज कसा है ममता बनर्जी पर। बंगाल में बीजेपी को भारी समर्थन मिल रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी की जीत होगी और बीजेपी ही सरकार बनाने जा रही है। 4:30 बजे इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान करने वाला है। आपको सुनाते हैं स्मृति ईरानी ने क्या कहा। Violence has defined the reign of Mamata Banerjee, and it is that where democratic voices across Bengal have decided that they will make sure that the TMC this time loses the assembly election. We are grateful that the people of Bengal are coming out in large numbers to support us, either in the yatra or in the programs that are being done by our senior leadership. That is indicative that this time in West Bengal you will see the lotus blossom. Regarding the CBI and the EDI, the questioning that's going on, Madam, I'm not a representative of those agencies, hence I cannot answer on their behalf. तो काफी आश्वस्त दिखाई दे रही है स्मृति ईरानी। उनका कहना है कि देखिए ममता बनर्जी का मिजाज दिखाई देता है, जो हिंसा की खबरें प्रदेश में आ रही हैं। तापस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तापस, सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि कितने चरण में अब चुनाव वहां पर होंगे, क्योंकि लगातार जो हिंसा की खबरें आ रही हैं और जिस तरह से राज्यपाल कितनी बार निशाना साध चुके हैं, ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने होने वाली है। बेशक ये बहुत बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के सामने और अटकलें लगाई जा रही है कि इस बार 7 से 8 चरण में ये पूरा जो चुनाव है, ये चुनाव पर ख़त्म किया जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा इंतज़ार और करना होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक काफ़ी बड़ा राज्य है और उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के बीच जो फोर्स को भेजना होता है वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। उसके साथ ही गर्मी का मौसम है, तो लोगों के बारे में भी ध्यान रखना है। कोरोना का कहर है, उसको भी ध्यान रखते हुए अब इस बार देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन कितने चरणों में ये इलेक्शन करती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि हर चरण में ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय किया जाए और खासकर अगर चरने बढ़ाया जाए तो उनके लिए उनके पक्ष में जा सकता है। ये ऐसा बीजेपी के नेताओं का मानना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तृणमूल के लिए बड़ा झटका हो सकता है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और उसके बाद उनको भरोसा दिया गया था कि कानून व्यवस्था ठीक कर ली जाएगी। और तस्वीरें जरा देख लीजिए, ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की है, जहां पर लगातार देखिए किस तरह से बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। स्मृति ईरानी
इस वक्त पश्चिम बंगाल में ही हैं। ये एक रैली जा रही है, रोड शो जा रहा है, राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। स्मृति ईरानी इससे पहले रोड शो कर रही थी, जिन्होंने आश्वस्त काफी दिखाई दे रही थी, जिनका कहना था कि देखिए बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, इस बार कमल खिलेगा बीजेपी का। देखना होगा कि क्या होगा चुनाव की तारीखों के बाद, जब नतीजे आएंगे तो क्या होगा। 148 का जादुई आंकड़ा जो है पश्चिम बंगाल में, वो किससे मिलने वाला है। 294 विधानसभा की सीटें। और देखिए, ध्यान रखिए, बीजेपी जो लगातार टीएमसी के सामने चुनौती पेश कर रही है, ये वो बीजेपी है जिसने 2016 में महज 3 सीटें हासिल की थी, लेकिन उसके बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया, 18 सीटें लोकसभा की हासिल की। अब देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। स्कूटी पर कैसे ममता बनर्जी केंद्र सरकार का विरोध प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी थी। क्यों प्रदर्शन कर रही थी? दरअसल पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो लगातार इजाफा हो रहा है, ये उसी का विरोध स्वरूप वो स्कूटी पर सचिवालय तक पहुंची थी और आज स्कूटी पर ही स्मृति ईरानी भी दिखाई दी है। और लगातार ये जो लड़ाई है ये अब तेज होती जा रही है। तापस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तापस, ये तस्वीरें क्या कहती है? कल ममता स्कूटी पर थी, आज स्मृति ईरानी स्कूटी पर है। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति जिस तरफ जा रही है, ये साफ तौर है, ये टिट फॉर टैट जो तकनीक है ये बीजेपी की तरफ से अपनाया जा रहा है। जो ममता बनर्जी कर रही है, कहीं ना कहीं उसे काटने के लिए एक और नया प्लान बीजेपी की तरफ से लाया जा रहा है। कल हमने देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी विरोध प्रदर्शन करते हुए ई स्कूटी पर वो सचिवालय गई और वापसी पर अपने घर वो ई स्कूटी चलाकर वो आई घर। तो आज स्मृति ईरानी जब दक्षिण 24 परगना के दौरे पर है, आज हमने स्मृति ईरानी को भी देखा कि वो भी एक स्कूटर पर सवार होकर वो रैली में हिस्सा ली थी। कहीं ना कहीं अगर महिला फेस की बात की जाए, मोहित, आप बताइए, चूंकि आप राजनीति को लंबे अरसे से कवर करते रहे हैं, आपने टीएमसी की राजनीति को, कांग्रेस की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है, इस बार और पिछली बार में कितना अंतर आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, 2016 की अगर हम बातचीत करें तो 2016 में लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन था, उस समय मुकाबला जो था वो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे चल रही थी और इस बार का जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे चल रही है। जो ताज़ा सूरत हाल कैंपेन के हिसाब से अगर हम समझे तो टीएमसी जो है पहले नंबर पर चलते, लेकिन दूसरी ओर ये बात समझनी होगी कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी आज स्कूटी चला रही हैं, इससे पहले ममता बनर्जी ने इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाई थी, लेकिन किसकी स्कूटी जीतेगी ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर कैंपेन के मामले में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे चल रही है। जहां तक कांग्रेस के बारे में बात करें, कांग्रेस अभी भी सीट शेयरिंग नहीं कर पाई। सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी उनकी बातचीत कलकत्ता में चल रही है। अब कलकत्ता में किस रूप में बातचीत निकल के किस रूप में सीटों का बंटवारा हो पाता है। और एक और आपको खबर दे दूं कि लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में इस बात को लेकर ज्यादा मतभेद है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पे रही है। ऐसे में ज्यादातर सीटें लेफ्ट वो मांग रही है जहां पे कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो अभी भी वहां पर जो है पेश फंसा हुआ। वैसे विरोधाभास है पश्चिम बंगाल का विधानसभा यहाँ पर चुनाव पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं, मोहित, पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हो। केरल में आप चले जाएं तो आप वर्सेस हो जाते हैं, यूडीएफ वर्सेस एलडीएफ हो जाता है। तो ये चुनाव सहूलियत की राजनीति है सब। निश्चित तौर पे देखिए, निश्चित तौर पे सहूलियत की राजनीति है यहाँ पे कांग्रेस में जहाँ लेफ्ट का केरल में लेफ्ट का विरोध कर रही है। राहुल गांधी लगातार प्रचार प्रसार वहाँ पे कर रहे हैं, लेफ्ट के खिलाफ वहाँ पे बोल रहे हैं। वही पश्चिम बंगाल पे आप चले जाइए तो पश्चिम बंगाल में जो लेफ्ट के नेता हैं वो राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, ज़्यादातर लेफ्ट के नेताओं से राय लेते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर हम पश्चिम बंगाल के चुनाव से हटकर साउथ की ओर अगर रुख करते हैं तो तमिलनाडु में चुनाव होना, जहाँ पर सीट शेयरिंग अभी तक कांग्रेस का डीएमके के साथ नहीं हो पाया। पुदुचेरी में भी अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत नहीं हो पाई है। और जिस तरीके से चुनाव आयोग इस पर चुनाव करवाने वाला हुआ अपने आप में बड़ा दिलचस्प इसलिए होगा क्योंकि कोविड भी है और कोविड के मद्देनजर, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो है ये बड़ा अहम होने वाला है। पश्चिम बंगाल और साउथ के जो राज्य है, और अगर हम सियासी नजरिए से बात करें, भारतीय जनता पार्टी के कोविड की बात की, केरल में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, केरल में लगातार मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, तमिलनाडु में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है वहां चुनाव कराने की, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी होगी और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाना है।
देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव आपने देखा था कि वहां पर कोविड के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे थे और कोविड के मद्देनजर ये चुनाव कराया गया था। एक बड़ा इम्तिहान था चुनाव आयोग के लिए और वहां पर चुनाव संपन्न भी हुआ। वही क्योंकि लगातार जिस तरीके से केसेस केरल में, तमिलनाडु में, असम में बढ़ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में भी बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए पश्चिम जो चुनाव आयोग है वो नई रणनीति के साथ उतरेगा। और जो पिछली जो कोविड के प्रोटोकॉल्स थे उसको इन चुनाव में भी फॉलो किया जाएगा। जो हमें अभी सूत्रों से संकेत मिल रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहे हैं कि कोविड को लेकर कोई भी लापरवाही चुनाव आयोग इस चुनाव में बरतता हुआ दिखाई आपको नहीं देगा। मास्क आपको लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा और ज़्यादा 5 लोगों से ज़्यादा जो है कोई व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकता है। तो सारे जो प्रोटोकॉल्स है जो पिछले चुनाव में शामिल हुए थे वही प्रोटोकॉल इस विधानसभा चुनाव में भी आपको दिखाई देंगे। चुनाव आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। मोहित बने रहिए, तापस लगातार कोलकाता से हमारे साथ बने हुए हैं और आइए अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जहां जहां चुनाव होने वाले हैं वहां की स्थिति क्या है। देखिए, बंगाल में क्या, बंगाल में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में कहां चुनाव होने वाले हैं मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। इधर आसाम में चुनाव है, आपको बता दें पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं, इसके अलावा असम में 126 सीटें हैं और पुदुचेरी में 30 सीटें हैं। केरल की अगर हम बात करें तो केरल में 140 विधानसभा की सीटें हैं और तमिलनाडु पर आ जाए तो 234 विधानसभा की सीटें जहां पर चुनाव होने वाले हैं। तो 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी जहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान 4:30 बजे होगा। और जैसे ही बड़ी खबर आएगी हमारी नजर बंदी रहेगी और उसके लिए सबसे पहले आप देखते रहिए न्यूज नेशन। बड़ी खबर के लिए लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तापस आपका कोलकाता से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।